हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करते हैं जियोग्राफी और जियोग्राफी का स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है मानचित्र। मित्रों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो पहले आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं मानचित्र। हम बात करते हैं मानचित्र की। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। हम पृथ्वी के लिए जब अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत ही अच्छे साबित होता है। पर हम गांव, शहर जैसे का राज्यों, देश का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए इतना इतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है मानचित्र। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी तथा खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? पृथ्वी के सतह या इसके एक भाग का पैमाने का माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तत्वों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा दिया जाता है तब एक एटलास बन जाता है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब क्या बनता है? एक एटलास बन जाता है। एटलास विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। एटलास क्या होता है? अलग अलग विविध मापों पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र के एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा से हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे के वर्णन गए। मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं और हम इस बार सब प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र। क्या नाम है? भौतिक मानचित्र। आज हम बात करेंगे भौतिक मानचित्र की। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक मानचित्र को दूसरा उच्चावच मानचित्र। और भौतिक मानचित्र में क्या आता है? जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियां, ये सब भौतिक मानचित्र में आता है। भौतिक मानचित्र को दूसरा नाम से उच्चावच कहा जाता है। भौतिक मानचित्र से पर्वतों, पठारों, मैदानों एवं नदियों को समावेश किया जाता है। अब हम दूसरा मानचित्र जैसे कि राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखेंगे। राजनीतिक मानचित्र के बारे में
अब हम राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखेंगे। राजनीतिक मानचित्र में क्या है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। गांव, शहरों, नगरों, राज्यों तथा विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या आता है? जैसे कि राज्यों, गांव, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों, जैसे कि शहरों, ये सब राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। किसमें आते हैं? राजनीतिक मानचित्र में। अब हम तीसरा उसका प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। इसका नाम क्या है? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। अब हम बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र की। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। देखो, थीमेटिक मानचित्र में क्या आता है? जैसे कि उद्योग, जैसे कि सड़क मार्ग, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग। पहला आता है सड़क, सड़क मार्ग। दूसरा आता है वर्षा मानचित्र, वर्षा मानचित्र। सड़क मार्ग, वर्षा मानचित्र, उद्योग, ये सब आते हैं। इसे क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र। देखिए मित्रों, भौतिक मानचित्र में पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियों का समावेश किया जाता है, और राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, गांवों, नगरों, शहरों, विश्व के अनेक शहरों को और गांवों को इन राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। और थीमेटिक मानचित्र की मदद से हम सड़क मार्ग, वर्षा का मानचित्र, उद्योग, ऐसा हम थीमेटिक मानचित्र से हम जान सकते हैं। इन मानचित्रों में से कई सूचना पर आधारित उचित नामकरण किया जाता है। इन मानचित्र को मैदानों, पर्वतों, राज्यों तथा सड़क मार्गों किन्हीं चित्रों से वर्णन किया जाता है, जो कि हम अब देखेंगे आगे किस चित्र से किसको वर्णन किया गया है, किस चित्र से किसको। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक है? दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मानचित्र का पहला घटक है दूरी। क्या है? दूरी। मानचित्र का पहला घटक है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छुटाकर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र विश्व एवं उसके छोटाकर कागज पर पन्ने पर दर्शाने वाला चित्र को मानचित्र कहा जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। इसे इतनी आसानी से खींचा जाता है कि स्थानों की दूरी बीच से आसानी से हम देख सके, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए उस उद्देश्य के लिए मैपाने चुना जाता है। इस दूरी को जानने के लिए क्या किया जाता है? उसमें मैपाने का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मैपाने। मैपाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी से
दूरी के बीच का अनुपात होता है। मैपाना क्या होता है? मैपाना क्या होता है? मैपाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। देखिए, हमारे विद्यालय की दूरी से हमारे घर की दूरी 10 किमी है। कितनी है? 10 किमी। इसे मैपाने पर 2 सेमी से दर्शाया जाता है। कितनी सेमी से? 2 सेमी से। तो अब हम कैसे, ऐसा कि 1 सेमी बराबर 5 किमी और दूसरी 1 किमी बराबर 5 किमी। इसलिए इसे 5 गुना 10 किमी और 2 सेमी हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि 2 सेमी के लिए 10 किमी और यूज किया गया है। 1 सेमी स्थल की माप की दर्शाए 5 किमी होती है। 1 सेमी माप की दर्शन 5 किमी होती है। इस प्रकार का पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार पैमाने की किसी भी मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। हमें पैमाने की जानकारी हो तो हम किसी भी स्थान की दूरी मैपाने से हम किसी भी स्थान की दूरी को आसानी से पता कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे मैपाने का उपयोग करते हैं। जैसे बड़े देश महाद्वीपों को हम दिखाना चाहते हैं तब हम छोटे मानचित्र पर माप पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल को 500 किमी दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए 5 सेमी को 500 किमी दर्शाया जाता है, दर्शाते थे। 5 सेमी को 500 किमी तक भी हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार को मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र भी कहा जाता है। इस प्रकार बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान, बड़े पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं दिशा की। दूरी हमने देख ली है, दूरी को कैसे मापा जाता हो, पैमाने पर कैसे दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं दिशा की। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर या निशान बना होता है। अधिकतर मानचित्र में तीर दूरकर निशान दिखाया जाता है। यह तीर का निशान जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जिस तीर के निशान पर ऊ लिखा है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखो दिशा ये उत्तर होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। अब हम जान सकते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं हैं, जैसे कि 4 मुख्य दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हम आगे देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाए गए वे प्राधान्य दक्षिण बिंदु कहा जाते हैं। ये 4 का कौन से, इसे क्या कहते हैं हम? प्रधान
दिग बिंदु बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान दिग बिंदु, प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। सॉरी गलत लिखा होता है, लेकिन बिंदु इसे प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। इन चार भाषाओं, इन चार दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन चार के बीच को किसी भी को कहा जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ऐसे हम देख सकते हैं। देखो, ये उत्तर हो गए, ये दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व के बीच वाले को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। और दक्षिण और पूर्व के बीच वाले को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच वाले को हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाए। विकास के घर के सामुदायिक। अब हम आप देख सकते हैं इन सभी दिशाओं के बारे में। हम दिशा सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिशा सूचक स्थान से किसी भी दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसका सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। यह एक यंत्र है जिस दिशा से, इसके मदद से हम सारी दिशा का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में रहती है। अब हम बात करते हैं प्रतीक की। किसकी बात करते हैं? प्रतीक। प्रतीक। अब हम बात करते हैं प्रतीक की। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां कोई दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निशान से अक्सर किए जाते हैं। कि किसी भी मानचित्र पर रेल की पटरियां जैसे कि भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेलगाड़ियां दिखाना असंभव है, इसलिए इसे अक्षरों से दिखाया जाता है। छावों से, रंगों से, चित्रों से दिखाया जाता है का उपयोग दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में छोटे छोटे होकर भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र आसानी से खींचा जा सकता है। इन प्रतीकों से मानचित्र आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनकी अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते। जब आप अकेले हो, किसी भी अलग शहर में हो, तब आप किसी की शहर की भाषा, किसी भी राज्य की भाषा नहीं जान सकते हैं, तब इस हम चिन्हों से हम पता लगा सकते हैं कि हमें किधर जाना है, किस तरफ जाना है और हम कहाँ पर है। ये हम मानचित्र के अक्षरों के खींचे गए क्या कहते हैं प्रतीक से हम पता कर सकते हैं। किससे पता कर सकते हैं? हम प्रतीक से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि प्रतीक को देखें तो आप, जैसे कि नदी का प्रतीक है, ये नदी का प्रतीक है। और सड़क में दो प्रकार आते हैं, जैसे कि पक्की सड़क। पक्की सड़क का निशान क्या है? पक्की सड़क का निशान है दो लाइन सीधी होती है, और दूसरी आती है कच्ची सड़क।
कच्ची सड़क। कच्ची सड़क का निशान क्या है? वो ऐसे से कटिंग होती है, नीचे भी ऐसे से कटिंग होती है। ये पक्की सड़क का निशान है और एक कच्ची सड़क का निशान, और ये नदी का निशान है। जैसे कि भाई सीमा, दो देशों बीच में सीमा, दो राज्यों के बीच की सीमा और दो जिला के बीच में। और सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा। कैसी सीमा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में कैसे दर्शाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा ऐसा होता है, बाद में डॉट आता है, फिर भी ऐसा होता है, फिर डॉट आता है, और ऐसा होता है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब हम बात करते हैं राज्य की सीमा की। राज्य की सीमा में क्या होता है? राज्य की सीमा में वो घाटे पर होता है, ये अच्छा होता है, डॉट आता है, फिर डॉट आता है, और ये अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं जिला की सीमा की। जिला, जिला की सीमा में क्या होता है? जिला की सीमा में ये डॉट रहा है, ये नहीं होता है, वो सीधी सी पटरी होती है, और इसे जिला की सीमा से दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस। जैसे पोस्ट ऑफिस के आगे पीओ लिखा है, उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस। इसे पोस्ट, पीओ को हम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। और पुलिस स्टेशन, पीएस, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को हम पीएस से भी दर्शाते हैं। अब बड़े घास, ये सब आप जानते ही होंगे, तालाब, नदी, पुल। देखो पुल को ऐसे दर्शाते हैं, किससे? पुल। पुल को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे से खींचकर ऐसे। जब ऐसा निशान आता है तो क्या होता है? अगर पुल होता है। क्या होता है? पुल होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्र की सभी भाषा है, हम उसे आसानी से कहीं भी हो और ऐसी निशानी होती है प्रतीक, तो हम इस प्रतीक के आधार पर मानचित्र को हम समझ सकते हैं। इसे हम प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक। कुछ रूट प्रतीक होते हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग भी उस उद्देश्य के किया जाता है। ये हमने प्रतीक से दर्शाया, और प्रतीक के लिए विभिन्न रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है। किसके लिए? नीला रंग। देखो नीला रंग, नीला रंग का उपयोग कैसे, किसके लिए किया जाता है? जलाशय के लिए। नीला रंग का उपयोग जलाशय के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं नीला रंग का उपयोग जलाशय के लिए किया जाता है। भूरा रंग का पर्वतों पर, भूरा रंग, भूरा रंग पर्वत पर, भूरे रंग का पर्वत को दर्शाए जाते हैं। पीला रंग पठारों के लिए, पीला रंग, पीला रंग पठार, पठारों के लिए पीला रंग को दर्शाया जाता है। और हरा रंग मैदान दर्शाता है। हरा रंग, हरा रंग मैदान दर्शाता है। अब हम जान चुके भूरा रंग किसके लिए? पर्वत के लिए है, हरा रंग मैदानों के लिए है, नीला रंग जलाशय के लिए है, और पीला रंग पठारों के लिए दर्शाता है। ये सब मानचित्र के रंग। अब इन चित्रों और इन रंगों से हम मानचित्र में क्या है और कहां पर वो पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की। मानचित्र हमने, प्रतीक को हमने देख लिया, अब हम रेखा चित्र की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र एक आरेखन है। रेखा चित्र क्या है? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जो पैमाने पर नहीं होता है लेकिन स्थानीय आदर्श पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता
वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के अपेक्षा दिखाने के लिए होती है। कभी कभी कच्चे आरेखन की अपेक्षा आवश्यकता वहाँ एक स्थान को दूसरे स्थान की अपेक्ष दिखाने के लिए होती है। मानचित्र लीजिए, मान लीजिए कि आप अपने मित्र घर जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं और तुम भी तुम्हारे मित्र के घर जाना चाहते होगे, ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। हमें जाना तो है हमारे मित्र के घर, पर हमारे मित्र के घर के जाने के लिए मित्र के घर के रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है और हमारा मित्र और आपका मित्र उसके घर के लिए जाने के लिए इसका कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना मैपाने की सहायता से खींचा जाता है। इस प्रकार का कच्चे आरेखन को बिना मैपाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखांचित्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखांचित्र। तुम तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना चाहते हो और अपने मित्र के घर जाना चाहते हो और आपने उस मित्र का घर देखा नहीं होता है, तब तुम्हारा मित्र तुमको एक कच्चा रास्ता दिखाने के लिए आरेखन दौड़ता है, उसे रेखांकित मानचित्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं खाका की। खाका की। अब हम बात करते हैं खाका की। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखांकित चित्र खाटा कहा जाता है। खाटा किसको कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखांकित खाटा कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत ही जानकारियां प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे हमें कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र के नहीं दिखा जाता। जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई वो हम मानचित्र से नहीं देख सकते हैं। उसे समय, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र रेखांकित कर सकते हैं। उस समय बड़े पैमाने वाला एक रेखांकित चित्र खींच सकते हैं। इसे हम रेखांचित्र है। कमरे की लंबाई, कमरे की मोटाई, कमरे की चौड़ाई हम नहीं जान सकते, इसलिए इस समय हम किसका उपयोग करते हैं? रेखांकित मानचित्र का उपयोग करते हैं, जिसे खाटा कहा जाता है, खाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब रेखांकित चित्रों के उपयोग के लिए हम रेखांकित चित्र का उपयोग करते हैं, उसे खाका कहा जाता है। मित्रों, हमारे चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।